हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल, हैप्पी संडे टू ऑल। दिस इज योर वेरी ऑन पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल वंस अगेन। तो बच्चों, एक और नया चैप्टर यहाँ पर नीट बायोलॉजी का आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक, जो हमारा मिशन नीट 360 आउट ऑफ 360 है बच्चों, जिस जर्नी पर हम निकले हैं हमारा डॉक्टर बनने का ड्रीम पूरा करने के लिए। एज यू ऑल नो, भाई मैं तो अपना डॉक्टर बनने का ड्रीम पूरा कर चुका हूं। मैंने नीट को एक अटेम्प्ट में क्रैक किया था विद ऑल इंडिया रैंक 196। उसके बाद बच्चा एमबीबीएस करी फ्रॉम एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर, देन एमडी इन एनेस्थीसिया फ्रॉम कोटा मेडिकल कॉलेज, देन फेलोशिप इन पेन मैनेजमेंट। पिछले 11 सालों से एज ए डॉक्टर प्रोफेशनली वर्क कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ नीट एस्पिरेंट्स को लगातार बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और इस देश को कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मैं नॉट ओनली एज ए डॉक्टर सर्व करूँ, लेकिन और नए डॉक्टर्स भी दे सकूँ। और इस समय बच्चों, आपको जानकर अच्छा लगेगा कि जो बच्चे मैंने इतने सालों में पढ़ाए उनमें से जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं ऑलमोस्ट हर मेडिकल कॉलेज में आपको मिल जाएंगे बच्चों, राइट फ्रॉम एम्स दिल्ली टू द, हम कह सकते हैं कि पीछे से पीछे तक जो मेडिकल कॉलेज होता है, तो ऑलमोस्ट हर ग्रुप के जो बच्चे होते हैं बच्चों उनको मैंने पढ़ाया है। और एक और अच्छी बात कि इस ग्रुप में या जो सिलेक्टेड बच्चे उनमें उन बच्चों का रेशियो काफ़ी ज़्यादा है जो एक अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुए। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि भाई यदि आप प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करें तो आप 12th के साथ पहले अटेम्प्ट में बहुत ईजिली सिलेक्शन ले सकते हैं। और इसी तरह से जो डिजर्विंग बच्चे हैं जो काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन मान लीजिए कि पैसे की कमी के कारण या किसी और प्रॉब्लम के कारण, अफोर्डेबिलिटी के कारण यदि वो अपना डॉक्टर बनने का ड्रीम पूरा नहीं कर पाते हैं या उसमें मुश्किल आती है, तो उसी को दूर करने के लिए हमने एक छोटी सी कोशिश इस साल स्टार्ट की थी बच्चों, जिसका नाम हमने रखा सोचिंग। जहाँ पर हमारा फोकस, हमारा स्ट्रेस रहता है कि हम सोचकर या सोचने के थॉट के ऊपर हम फोकस करें, सिर्फ रटंत विद्या नहीं करें, हम मगिंग अप नहीं करें कि हाँ चीज़ों को रट रट के आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने जो है नीट बायोलॉजी लर्निंग ऐप हमारी लॉन्च करी सोचिंग, जिसको आपका प्यार मिला, थैंक यू वेरी मच। और इसमें हमने दोनों तरह के प्लान्स रन कर रखे हैं, फ्री प्लान भी हैं और पेड प्लान भी हैं बच्चों। फ्री प्लान में बच्चा कोई पैसा खर्च किए बिना अपनी तैयारी कर सकता है। जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है जिसमें कई फैसिलिटीज़ बच्चों को वीडियो लेक्चर्स के अलावा मिलती है, जैसे जो हैंड रिटन नोट्स डाउनलोडेबल फॉर्म में मिल जाते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलते हैं, फुल सिलेबस टेस्ट मिलते हैं। तो उसके लिए हमने एक बहुत ही नॉमिनल चार्ज रखा है बच्चों, ऑलमोस्ट 100 रुपये महीने से भी कम। तो अल्टीमेट एम यही है कि भाई पैसे की कमी की वजह से किसी की भी डॉक्टर बनने की जो तैयारी है उस पर फर्क नहीं पड़े। ठीक, 2 बैचेस रन कर रहे हैं। जोश बैच जिसमें नीट 24 टारगेट करने वाले बच्चे हैं, 11th वाले बच्चे हैं, और जुनून में 12th और ड्रॉपर्स के बच्चे हैं जो 23 नीट को टारगेट कर रहे हैं। अभी तक जो बच्चों हमारा मिशन चल रहा है, इसमें जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वाले बच्चे हैं उनको लाइव लेक्चर्स मिलते हैं, और यही लाइव लेक्चर्स फिर बाद में यूट्यूब पर पब्लिक कर दिए जाते हैं, ताकि दूसरे बच्चे जो इतना 100 रुपये महीना भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट उनको ये जो मेरे लेक्चर्स हैं बायोलॉजी के, वो बिना कोई पैसा खर्च किए बिना ही देखने को पढ़ने को मिल जाएं बच्चों। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो दूसरी चीजें हैं जैसे हैंड रिटन नोट्स वगैरह, जैसा भी मैंने बताया था, वो उन्हीं बच्चों को मिल पाएगी जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में है। उसके लिए करीब 100 रुपये महीना उनको खर्च करना पड़ता है। तो यदि आप भी हमारे साथ अपनी बायोलॉजी की प्रिपरेशन को करके डॉक्टर बनना चाहते हैं तो 3 काम आपको करने हैं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाकर वहां से हमारी जो लर्निंग ऐप है बच्चों सोचिंग, उसको डाउनलोड करके उस पर एनरोल कर लें अपने आप को, रजिस्टर कर लें अपने आप को। दूसरा काम आपको ये करना है कि जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अल्टीमेटली सारे वीडियो लेक्चर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे यदि आप दूसरी चीज़ें नहीं चाहते हैं, दूसरी फैसिलिटीज़ ऑप्ट नहीं करना चाहते हैं। और तीसरा काम ये करना है बच्चों कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, जहाँ पर उसको ज्वाइन करके आप मुझसे अपने बायोलॉजी डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक, अभी तक जो बच्चों हमारे ये बैचेज रहे हैं इसमें हम 8 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 5 11th के चैप्टर्स हैं बच्चों, 3 12th के चैप्टर्स हैं। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में खत्म होने वाला है। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और एक और चैप्टर जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 9 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों आउट ऑफ 38 चैप्टर्स। 10th और 11th चैप्टर्स अब रनिंग है बच्चों। साथ ही अब इस वीकेंड पे एक और नया चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे। तो अब बहुत तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, लेकिन तेजी का मतलब ये नहीं कि हम चीज़ों को समझे बिना आगे बढ़ रहे हैं, समझते हुए चीज़ों को आगे बढ़ रहे हैं। टाइम हम कैसे बचाते हैं बच्चों? टाइम हम ऐसे बचाते हैं कि मैं ऑलरेडी आपके लिए पॉइंट वाइज एक अच्छी हैंड राइटिंग में प्रॉपर कंप्लीट एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी के बाहर से जो पूछा जा सकता है वो सारे नोट्स बनाकर लाता हूं, और इन नोट्स की मदद से हम क्लास में पढ़ते हैं लाइव क्लासेस में, ताकि
जो टाइम बोर्ड पर लिखने में निकल जाता है, वेस्ट होता है, वो वेस्ट नहीं हो, आपका नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं हो, क्योंकि जितने भी प्रीमियम सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको यही मेरे जो खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं ये डाउनलोडेबल फॉर्म में ऐप पर अवेलेबल हो जाते हैं। अभी तक जो चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं उनके नोट्स ऑलरेडी ऐप पर अवेलेबल हैं उन बच्चों को, है ना। तो इस तरह से जिस लेक्चर में करीब 1.5 से 2 घंटा लगता है उस लेक्चर को हम आराम से 45 टू 50 मिनट्स में कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपका लेक्चर टाइम भी बच रहा है, आपको स्क्रीन टाइम ज़्यादा नहीं देना पड़ रहा है, आपकी आंखें भी कम खराब होगी और घर पर भी आपको नोट्स बनाने में टाइम खराब नहीं करना पड़ रहा है और आपको एक प्रॉपर नोट्स मिल रहे हैं बिना किसी गलती के। कई बार आप खुद जब नोट्स बनाते हो तो उसमें कई गलतियां भी कर देते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारा नया चैप्टर है, आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें अगेन हम जैसे हर चैप्टर में हम ऐसा करते हैं कि जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमेशा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर रखता हूँ, इंट्रोडक्शन उसको नाम देता हूँ। तो उसी तरह से आज का लेक्चर भी इंट्रोडक्टरी लेक्चर है बच्चों, जिसमें हम ये देखेंगे कि एक्चुअली बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन जो चैप्टर है जिसमें हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं, उस सर्कुलेटरी सिस्टम की सिग्निफिकेंस क्या है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है ना। एक मिनट बच्चों। चलो सॉरी बच्चों, पेशेंस का कॉल था, कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं वापस से। तो जैसा भी मराल की जैसा मैंने बोला कि भाई इस चैप्टर में भी हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, तो सर्कुलेटरी सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या होती है वो आज के लेक्चर में हम देखेंगे। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम कौन से टाइप का होता है, कौन कौन से एनिमल्स में ओपन मिलता है, कौन से में क्लोज मिलता है, क्लोज के फर्दर टाइप क्या हो सकते हैं, सिंगल सर्किट, डबल सर्किट, डबल सर्किट में भी फर्दर इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट डबल सर्किट सर्कुलेशन। और फिर हम बात करेंगे कि ह्यूमंस में कौन कौन से वास्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम हमें पढ़ने होते हैं और इस चैप्टर में हम कौन से सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमंस के पढ़ने वाले हैं। अब आप कह रहे होंगे सर सर्कुलेटरी सिस्टम तो एक ही नहीं बेटा, दो तरह के हम ब्लड वास्कुलर सिस्टम या लिम्फेटिक सिस्टम, दो सिस्टम्स इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो ये सारी बातें आज इस लेक्चर में होने वाली है और फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें स्पेसिफिकली फिर पूरा फोकस हमारा सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर रहेगा बच्चों। आज हम दूसरे एनिमल्स की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि भाई सर्कुलेटरी सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या काम ये करता है, क्यों ये चाहिए होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चों, इट ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स, इंपॉर्टेंट केमिकल्स लाइक हार्मोन्स एंड ऑक्सीजन टू टिश्यूज एंड वेस्ट मटेरियल्स एंड CO2 टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। देखो हमारी जितनी भी सेल्स है, ये हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में भी बात करी थी कि भाई उनको एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ताकि रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू ATP या एनर्जी प्रोड्यूस कर सके बच्चों। हम फ्रेश एयर को इनहेल करते हैं, वो हमारी लंग्स में जाती है, वहां से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर ब्लड में जाती है और फिर वहां मैंने आपको बताया था कि ये ब्लड उस ऑक्सीजन को हमारी सेल्स और टिश्यूज तक लेकर जाता है। तो एक काम तो हमारा ब्लड जो कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का सर्कुलेटरी फ्लूइड है, ट्रांसपोर्ट मीडियम है, वो क्या कर रहा है बच्चों, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन विच इज रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन बाय द टिश्यूज, सेल्स तक लेकर जा रहा है, टिश्यूज तक लेकर जा रहा है। फिर रेस्पिरेशन से जो CO2 प्रोड्यूस होती है सेल्स के अंदर, उनको वापस से लंग्स तक लेकर आ रहा है। इसके अलावा बच्चों जो हम खाना खाते हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन भी हम पढ़ चुके हैं, वहां पर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी हमने पढ़ा था। वहां पर हमने देखा था कि जैसे हमने जो कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करे हैं, अल्टीमेटली ग्लूकोज डाइजेशन के बाद बनता है, ग्लूकोज ब्लड में जाता है, ब्लड से फिर वो सेल्स तक जाता है बच्चों। तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर आवर ग्रोथ, फॉर आवर नॉर्मल फंक्शनिंग, फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, वो भी सेल्स तक ब्लड पहुंचा रहा है। बदले में सेल्स जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी करती है, केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर होते हैं, तो उसके बाद कई चीजें ऐसी भी बनती है जो वेस्ट होती है। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो सेल्स के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनको एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक ले जाना जरूरी है बच्चों। उनको एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक अगेन कौन लेकर जा रहा है बच्चों, हमारा ब्लड लेकर जा रहा है। इसके अलावा बच्चों कई इंपॉर्टेंट केमिकल्स जो हमारी बॉडी फंक्शनिंग के लिए और हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हार्मोन्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे गर्दन में बच्चों, हमारे गले में, हमारी नेक में थायराइड ग्लैंड होती है। थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, जिसमें इंपॉर्टेंट होता है थायरोक्सिन हार्मोन। अब ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये ब्लड में रिलीज कर देती है थायराइड ग्लैंड। जब तक ये थायरोक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी सेल्स तक नहीं पहुंचेगा, ये अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो अगेन इस हार्मोन का हमारी बॉडी सेल्स तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है। तो ब्लड का जो मेन काम है सर्कुलेटरी फ्लूइड का, जो कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होता है, जिसको हम इसमें पढ़ने वाले हैं चैप्टर में, तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है बच्चों,
transportation of important materials to cells, transportation of waste materials from cells to excretory organs, as well as some important chemicals like hormones are also transported by blood to their target cells, जहां पर उनको अपना काम करना होता है. Got it बच्चों? Now जो वर्टिब्रेट्स हैं बच्चों, एनिमल किंगडम में हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं एनिमल्स की, वहां पर हम फाइलम कोर्डेटा पढ़ते हैं जिसमें 3 सब फाइलम पढ़ते हैं, यूरोकॉर्डेट्स, फिलोकॉर्डेट्स और बच्चों फाइनली वर्टिब्रेट्स जिनमें हम भी आते हैं. वर्टिब्रेट्स में जो मेन क्लासेस या सुपर क्लास आती है बच्चों, सुपर क्लास बाइसेप्स, सुपर क्लास टेट्रापोडा होती है. अपन नॉर्मल क्लासेस की बात कर लेते हैं नॉर्मल वे में. जो मेजर 5 ग्रुप होते हैं, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स होते हैं बच्चों. मैमल्स में हम आते हैं. तो यदि मैं वर्टिब्रेट्स की बात करूं बच्चों, तो वर्टिब्रेट्स के अंदर जिनमें हम भी आ जाते हैं, उनमें 2 तरह के सर्कुलेटरी फ्लूइड्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं. जो मेन फ्लूइड होता है वो तो ब्लड होता है, ये मेन फ्लूइड है, इसका मेन रोल होता है, मेजर रोल इसी का होता है ट्रांसपोर्टेशन में. लेकिन जो एक और फ्लूइड होता है जो अगेन ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है अलोंग विद ब्लड, दैट इज लिम्फ. तो 2 फ्लूइड्स हैं, दोनों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बच्चों. फिर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है बच्चों, यदि हम एनिमल किंगडम की बात करें तो पहली चीज तो ये है कि सारे एनिमल्स में हमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं मिलता. जैसे जो सिंपलेस्ट फाइलम, फर्स्ट फाइलम होता है एनिमल किंगडम का, जैसे दैट इज फाइलम पोरीफेरा. पोरीफेरा से हम एनिमल किंगडम स्टार्ट करते हैं. फिर सिलेंट्रेट्स, फिर टीनोफोरा, फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज, फिर एस्केल्मिन्थीज दैट इज जिनको हम निमेटहेल्मिन्थीज या राउंड वर्म्स भी कहते हैं बच्चों. फिर एनेलिडा आता है. तो एक्चुअली सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है एनिमल किंगडम में? एनेलिडा से. उसके पहले कोई वेल डेवलप्ड या प्रॉपर्ली डिफाइंड सर्कुलेटरी सिस्टम आपको पहले के जो 5 फाइलम है दैट इज पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज एंड एस्केल्मिन्थीज, इनमें नहीं मिलेगा. ठीक है, तो एनेलिडा से सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है बच्चों. फिर ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम एनेलिडा फाइलम से स्टार्ट हो रहा है, इसको भी हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों. एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं. ये चीज एनिमल किंगडम में भी आएगी बच्चों वापस. सबसे पहले अपन बात करते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की. एक चीज हमेशा याद रखना बच्चों, जनरली मैंने देखा अपने पूरे करियर में, हर साल जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं तो पता नहीं क्यों बच्चों में ऑलमोस्ट ये सभी हर साल हर बैच में काफी बच्चों में गलतफहमी देखने को मिलती है कि जब भी मैं उनसे पूछता हूं कि भी ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या डिफरेंस है, इसमें ड्रॉपर्स भी इंक्लूडेड हैं, उनको भी ये कंफ्यूजन रहता है, जबकि वो पहले पढ़ चुके होते हैं. कि सबसे पहला डिफरेंस बच्चे तपाक से ये बोलते हैं कि सर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट और ब्लड वेसल्स नहीं होते, क्लोज्ड में होते हैं, जबकि ये गलत है बच्चों. आपको दोनों ही तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट और ब्लड वेसल्स मिलेंगे. ऑलमोस्ट सभी एनिमल्स जिनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में था उनमें भी हार्ट और ब्लड वेसल्स होते हैं. अंतर क्या है बच्चों? तो उसको हम समझेंगे डायग्राम की मदद से और फिर अपन थ्योरी के पॉइंट्स देखेंगे. एक बार हमें कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर थ्योरी मुश्किल नहीं होती है बच्चों, है ना. देखो यहाँ पर एक ही स्क्रीन में अपन दोनों डायग्राम्स ले लेते हैं, ओपन और क्लोज का यहाँ पर कंपैरिजन कर लेंगे. ये मैंने एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन बनाया बच्चों ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का, सिंपल वे में रिप्रेजेंट करा है. ये बॉडी है बच्चों, अंदर बॉडी कैविटी है जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम है. ये जो मैंने यहाँ पर बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाया, दिस इज हार्ट बच्चों, है ना. और ब्लड वेसल्स भी है, हार्ट से इस डायरेक्शन में ब्लड फ्लो हो रहा है बच्चों. अब एक्चुअली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, हार्ट भी होगा, ब्लड वेसल्स भी होगी, बट हार्ट और ब्लड वेसल्स मिलकर एक क्लोज्ड सर्किट नहीं बनाएंगे, एक क्लोज्ड लूप नहीं बनाएंगे, है ना. होगा क्या, जो ब्लड वेसल्स है वो कुछ दूरी पर जाकर किसमें ओपन हो जाती है, बॉडी की कैविटी में ओपन हो जाती है, जिसको हम सिलोम कहते हैं बच्चों. हम पढ़ते हैं ये चीज एनिमल किंगडम में, सिलोम, है ना, पढ़ते हो ना वहां पर. तो वो जो सिलोम या बॉडी कैविटी होती है उसके अंदर ब्लड वेसल्स ओपन हो जाएगी. तो जो सर्कुलेटरी फ्लूइड या ब्लड है बच्चों, वो ब्लड वेसल से निकलकर बॉडी कैविटी में भर जाता है. इस बॉडी कैविटी में क्योंकि ब्लड भर रहा है तो बॉडी की जो सेल्स है वो अब इस ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगी. इस ब्लड में से ऑक्सीजन ले लेगी, CO2 दे देगी, न्यूट्रिएंट्स ले लेगी, वेस्ट मटेरियल्स दे देगी, और फिर ये ब्लड वापस से ब्लड वेसल्स में एंटर करेगा और फिर हार्ट के थ्रू पंप होकर आगे जाएगा. देखो हार्ट का होना क्यों जरूरी है, क्योंकि इस ब्लड को एक मोशन प्रोवाइड करने के लिए एक पंपिंग ऑर्गन का होना जरूरी है, जो हार्ट है, चाहे फिर वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो या फिर क्लोज्ड. यदि यह हार्ट नहीं होगा, पल्सेटाइल स्ट्रक्चर नहीं होगा, पंपिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा बच्चों, तो ब्लड एक ही जगह पर इकट्ठा पड़ा रहेगा. उस ब्लड में से एक बार जब ऑक्सीजन कंज्यूम हो गई तो फिर उसको वहां से हटाना भी तो जरूरी है ताकि फ्रेश ब्लड आए आगे, वापस से चीजें चलती रहे, है ना. तो ये जो सर्कुलेशन है बच्चों, इसी के लिए क्या जरूरी होता है, पंपिंग ऑर्गन रिक्वायर्ड होता है. तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जिन एनिमल्स में मिलेगा, ऑलमोस्ट सभी में आपको हार्ट भी मिलेगा, ब्लड वेसल्स भी मिलेगी,
लेकिन ये एक क्लोज्ड लूप या क्लोज्ड सर्किट नहीं बनाते हैं बच्चों। ये डिफरेंस होता है क्लोज्ड और ओपन में। जबकि यहां पर आप देख सकते हो बच्चों, जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें हार्ट से ब्लड वेसल्स कनेक्टेड है, ब्लड वेसल्स में जाएगा, लेकिन ब्लड वेसल्स से क्लोज्ड लूप बना रही है, कहीं पर भी ओपन नहीं है बॉडी कैविटी के अंदर, है ना। और टिश्यूज के लेवल पे जाके कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, यानी कि बहुत पतली पतली वेसल्स में डिवाइड हो जाती है, जिनकी वॉल भी बहुत पतली होती है। और वहां पर जो भी चीज टिश्यूज को चाहिए इन ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है, वहां से कैपिलरीज की वॉल को क्रॉस करके वो चीजें टिश्यूज में जाएगी। ऐसा नहीं कि ब्लड डायरेक्टली सेल्स के कांटेक्ट में आ जाएगा, टिश्यूज के कांटेक्ट में आ जाएगा या वेसल्स के बाहर निकल जाएगा। ब्लड कभी भी यहां पर वेसल्स के, कैपिलरीज के या हार्ट के बाहर नहीं निकलता है, हमेशा हार्ट और ब्लड वेसल्स के अंदर ही फ्लो करेगा बच्चों। यहाँ पर बॉडी कैविटी के अंदर आ रहा था, बाहर निकल गया था, यहाँ पर नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी ब्लड वेसल्स कैविटी के अंदर ओपन नहीं हो रही है। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। आया नहीं आया बच्चों समझ में? तो अभी तक आपके दिमाग में जो गलतफहमी रहती थी कि भाई ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट और ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, ज्यादातर बच्चे ऐसा मानते हैं, वो गलत है। दोनों में आपको मिलेंगे, फर्क सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर ये क्लोज सर्किट नहीं बनाते हैं, तो ब्लड यानी कि जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है वो कैविटी में आ जाता है, यहाँ पर क्लोज्ड लूप होता है, तो कभी भी ब्लड वेसल्स के बाहर नहीं आएगा बच्चों। एक और चीज यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है बच्चों, इसमें जो ब्लड होता है, जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है, वो बॉडी कैविटी में भरा हुआ होता है। बॉडी कैविटी को हम सिलोम भी कहते हैं। इस कारण से बच्चों, ये जो ब्लड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाले एनिमल्स में मिलता है, इस ब्लड को हम हीमोसिलोमिक फ्लूइड भी कहते हैं। हीम वर्ड रेफर्स टू ब्लड, तो ऐसा फ्लूइड जो ब्लड की तरह काम कर रहा है और सिलोम में भरा हुआ है, यानी कि बॉडी कैविटी में भरा हुआ है, हीमोसिलोमिक फ्लूइड। गॉट इट? तो अब आई थिंक डिफरेंस क्लियर है ओपन और क्लोज में। बच्चों का मैसेज भी आ गया कि सर क्लियर है। तो अब थ्योरी देख लेते हैं इसकी। पहले अपन बात करते हैं बच्चों, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों प्रेजेंट होते हैं, बट ब्लड वेसल्स डू नॉट मेक अ क्लोज्ड सर्किट और क्लोज्ड लूप। दोनों मिलेंगे जैसा भी मैंने आपको बताया, लेकिन एक क्लोज्ड लूप या सर्किट नहीं बनाएंगे बच्चों। ब्लड वेसल्स किस में ओपन होती है? बॉडी कैविटी यानी कि सिलोम में ओपन हो जाती है। फिर बॉडी सेल्स जो है बच्चों, क्योंकि बॉडी कैविटी में ब्लड भरा हुआ है, तो जो बॉडी की सेल्स है अब वो ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में है ना, डायरेक्टली चीजों को उसके साथ एक्सचेंज कर सकती है, बीच में किसी कैपिलरी की या ब्लड वेसल की वॉल नहीं है बच्चों। तो बॉडी सेल्स आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ब्लड, और ये ब्लड जो बॉडी कैविटी में यानी कि सिलोम में भरा हुआ होता है बच्चों, इस ब्लड को हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं हीमोसिलोमिक फ्लूइड। क्यों कहते हैं अभी मैंने आपको बता दिया। हीम रिप्रेजेंट्स ब्लड, सिलोम रिप्रेजेंट्स कैविटी। ऐसा फ्लूइड जो ब्लड की तरह काम कर रहा है और सिलोम में भरा हुआ है, बॉडी कैविटी में भरा हुआ है, दैट इज हीमोसिलोमिक फ्लूइड। एग्जांपल्स हमें याद रखने। अब यहां पर किन एनिमल्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, उसके एग्जांपल्स हम कैसे याद रखेंगे? हम एक्चुअली क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जांपल्स याद रखेंगे, क्योंकि वो स्पेसिफिक है, फिक्स है, 3 ही है ना। और ये मैंने आपको बता दिया कि सर्कुलेटरी सिस्टम कहां से चालू होता है। जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, है ना, कि फाइलम एनिलिडा से स्टार्ट होता है। तो जिन एनिमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है उनमें से 3 ग्रुप्स ऐसे हैं जहां पर क्लोज्ड मिलेगा, बाकी में क्या मिलेगा बच्चों? ओपन। तो ऐसा स्पेसिफिकली हमें लिखना हो तो आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर बच्चों एनिलिडा के बाद आता है, एनिलिडा में क्लोज्ड होता है। फिर फाइलम मोलस्का जिसमें ऑक्टोपस वगैरह आते हैं बच्चों। तो लेकिन अब यहां पर ध्यान रखना, फाइलम मोलस्का में स्नेल्स वगैरह की मैं बात करूं तो उनमें तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन अभी जैसे मैंने ऑक्टोपस की बात करी, तो ऑक्टोपस फाइलम मोलस्का की कौन सी क्लास को बिलोंग करता है बच्चों? सिफेलोपोडा। अब यहां पर देखो कैसे याद रखोगे, सिफेलोपोडा। सिफेलो मीन्स हेड, यह हम पहले भी बात कर चुके हैं, और पोडा रेफर्स टू लेग्स, पैर बच्चों। ऐसे मोलस्क है ना, ऐसे मोलस्कन एनिमल्स जिनमें आप इमेजिन करो, नाम से पता चल रहा है क्या होता है, ऐसा लगता है देखने में कि जो सिर है बच्चों, जो हेड है बच्चों, वो पैरों के साथ, पोडा के साथ जुड़ा हुआ है। और ये चीज बोलते ही दिमाग में क्या आ जाता है? ऑक्टोपस। अब ऑक्टोपस को इमेजिन करोगे तो ऐसा नहीं लगता कि हेड जो है डायरेक्टली जो उसके पोडा लेग्स अपन बोलते हैं बच्चों, उनके साथ जुड़ा हुआ होता है ना। तो इसीलिए नाम सेफेलोपोडा रखा गया है इस क्लास का। तो ऑक्टोपस वगैरह जो है, सेफेलोपोड्स जो होते हैं बच्चों मोलस्का में, उनमें क्लोज्ड मिलता है। तो सारे मोलस्कन्स में आपको ओपन मिलेगा एक्सेप्ट देयर क्लास सेफेलोपोडा, उनमें आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। फिर बच्चों एक्चुअली मोलस्का के बाद एकाइनोडर्मेटा आता है, लेकिन अगेन
एकाइनोडर्मेटा में हम ये बोलते हैं कि कोई वेल डिफाइंड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, उसमें भी हम सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट मानते हैं। लेकिन बाय चांस पूछ ही लिया जाए, आपको एब्सेंट का ऑप्शन नहीं दे रखा है एकाइनोडर्मेटा में, और बोले कि भाई आप तो ये बताओ कि भाई ओपन होगा या क्लोज, देन वी विल गो विद ओपन। ठीक, फिर जो नेक्स्ट फाइलम होता है जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, दैट इज हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा के बाद बच्चों फाइलम कोडेटा आ जाता है। जैसा भी मैंने बताया था, फाइलम कोडेटा में 3 सब फाइलम होते हैं, यूरोकोडेटा, सेफलोकोडेटा एंड वर्टिब्रेटा। उन 3 सब फाइलम में से यूरोकोडेटा सब फाइलम में आपको ओपन मिलेगा। तो यहां पर अब कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर ओपन याद नहीं होगा इजीली, है ना? तो ओपन करना भी नहीं है, हम याद रखेंगे बच्चों क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जांपल्स, तो वो देख लेते हैं। ब्लड ऑलवेज फ्लोज इनसाइड हार्ट एंड ब्लड वेसल्स व्हिच मेक अ क्लोज्ड सर्किट और लूप, ये मैंने आपको समझा ही दिया था बच्चों। एग्जाम्पल में एनेलिडा, क्लास सिफेलोपोडा ऑफ मोलस्का एंड फाइलम कोडेटा एक्सेप्ट यूरोकोडेटा। 3 एग्जाम्पल्स याद रखने। एनेलिड्स के अंदर आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। मोलस्का में मैंने अभी आपको बता दिया सारे मोलस्कन्स में आपको ओपन मिलता है एक्सेप्ट क्लास सिफेलोपोडा, जिसमें ऑक्टोपस वगैरह आते हैं। तो क्लास सिफेलोपोडा जो होती है मोलस्का की, उनमें क्लोज्ड मिलेगा। और तीसरा एग्जाम्पल क्या होता है, जो फाइलम कोडेटा होता है जिसमें हम भी बिलोंग करते हैं, उसमें जो 3 सब फाइलम होते हैं बच्चों, यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा और वर्टिब्रेटा, उनमें यूरोकोडेटा को छोड़कर जो बाकी के 2 सब फाइलम होते हैं, यानी कि रिमेनिंग जो कोडेट्स होते हैं, सभी में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। फाइलम कोडेटा में सिर्फ यूरोकोडेट्स ही ऐसे हैं जिनमें आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। तो आई थिंक अब यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो डिफरेंसेस हैं प्रॉपर वे में कंसेप्चुअली समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों, ये जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है वर्टिब्रेट्स में जो हमें मिलता है, इसको हम फर्दर 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर, सिंगल सर्किट सर्कुलेशन एंड डबल सर्किट सर्कुलेशन। जो डबल सर्किट सर्कुलेशन है ये ऑलरेडी हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं, कहाँ? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, है ना? वापस अभी यहाँ पर समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो सिंगल सर्किट सर्कुलेशन वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल सर्किट सर्कुलेशन। भाई किस तरह के सर्कुलेशन को आप सिंगल सर्किट सर्कुलेशन कहोगे, या क्यों इसको हम सिंगल सर्किट सर्कुलेशन कह रहे हैं? तो यदि बॉडी टिश्यूज तक एक बार ब्लड सर्कुलेट करने के लिए उस ब्लड को यदि हार्ट से सिर्फ एक बार गुजरना पड़ रहा है, तो फिर उसको हम कहेंगे सिंगल सर्किट सर्कुलेशन। भाई मान लो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, कोई भी एक एनिमल है, ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि ब्लड उसके सारी सेल्स और टिश्यूज के थ्रू सर्कुलेट होकर वापस हार्ट तक आए, ताकि उसकी सेल्स और टिश्यूज को जो रिक्वायर्ड मटेरियल्स हैं वो सब मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, वेस्ट मटेरियल से वो ब्लड में डाल दे, है ना? अब हम क्या कह रहे हैं, एक बार सेल्स और टिश्यूज के थ्रू सर्कुलेट होकर वापस हार्ट तक जब आता है ब्लड, उस दौरान यदि वो हार्ट से सिर्फ एक ही बार क्रॉस हो रहा है सेल्स और टिश्यूज तक एक बार सर्कुलेट होने के लिए, तो सिंगल सर्किट सर्कुलेशन। जबकि हमारे अंदर क्या होता है, एक बार यदि हम चाहते हैं कि सेल्स और टिश्यूज तक हमारा ब्लड सर्कुलेट होकर आए, उसके लिए ब्लड को 2 बार हमारे हार्ट के थ्रू क्रॉस होना पड़ता है। क्यों? अभी अपन देखेंगे। तो हमारा डबल सर्किट सर्कुलेशन है बच्चों, ठीक है ना? तो ब्लड पासेस इन सिंगल सर्किट सर्कुलेशन, ब्लड पासेस थ्रू हार्ट वंस टू सर्कुलेट थ्रू दी बॉडी टिश्यूज फॉर वन टाइम। बॉडी टिश्यूज के थ्रू एक बार सर्कुलेट होने के लिए ब्लड को हार्ट के थ्रू एक बार क्रॉस होना पड़ता है इन सिंगल सर्किट सर्कुलेशन। इसका जो एग्जाम्पल है वो एक ही आपको याद रखना है, दैट इज सुपर क्लास स्पाइसेस, जिनको हम फिशेज भी कहते हैं बच्चों, है ना, वर्टिब्रेट्स के अंदर। अब पहले इसको समझ लेते हैं फिशेज में किस तरह का सर्कुलेशन देखने को मिलता है। तो बच्चों, फिशेज के अंदर जो हार्ट होता है ना, इसको मैंने यहाँ पर ये हार्ट बॉक्स जो है हार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिशेज के अंदर जो हार्ट होता है बच्चों, उसमें 2 चेंबर्स होते हैं, एक चेंबर एट्रियम और एक चेंबर वेंट्रिकल। एक एक एट्रियम और वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं, ये आप लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हो, एट्रियम और वेंट्रिकल्स। हमारे अंदर 4 होते हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स, ठीक है? होता क्या है बच्चों, फिशेस का हार्ट जब ब्लड को पंप करता है, देखो इस डायरेक्शन में पंप कर रहा है, तो वो ब्लड वेसल्स में जाएगा। लेकिन अब ये ब्लड पहले कहां जाता है बच्चों, फिशेस के गिल्स के ब्लड कैपिलरीज में जाता है। गिल्स जो है वो एक्सटर्नल, जो पानी में रहती हैं फिशेस, है ना, सभी फिशेस पानी में रहती है, आई थिंक इतना सबको पता होगा, एक्वेटिक हैबिटेट में होती है। तो गिल्स जो है बच्चों, जिस पानी में फिशेस रह रही है उसके कांटेक्ट में रहता है गिल्स का सरफेस। और ये जो कैपिलरीज जिनके अंदर ये ब्लड आया है अभी पंप होकर, इस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर के पानी में चली जाएगी और बाहर के पानी में से ऑक्सीजन अब इस ब्लड में आ जाएगी। इसका मतलब अब इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है और CO2 कम।
ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा, CO2 कम, ऑलरेडी हम ब्रीदिंग इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ चुके हैं, उसको बेटा हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड या आर्टीरियल ब्लड। ठीक है, अब ये ब्लड यहां से आगे फिर ब्लड वेसल्स में जाएगा और ये कहां जाएगा, टिश्यूज ऑफ फिश। अब इसमें ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन टिश्यूज को देनी थी, टिश्यूज तक जाएगा, बॉडी के सारे टिश्यूज तक, और वहां पर जाकर ये ब्लड वेसल्स वापस से किस में डिवाइड होगी बच्चों, कैपिलरीज के अंदर डिवाइड होगी, यानी कि पतली वेसल्स के अंदर, जिनकी वॉल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एज वेल एज मटेरियल्स पॉसिबल है। तो टिश्यूज के लेवल पे जाकर जब ये ब्लड वेसल्स वापस से कैपिलरीज में डिवाइड होगी, तो इनमें से ऑक्सीजन चली जाएगी टिश्यूज के पास, CO2 टिश्यूज से चली जाएगी ब्लड में, काम की चीजें भी टिश्यूज में चली जाएगी, वेस्ट मटेरियल ब्लड में आ जाएगा। अब ये ब्लड वापस से कैसा हो गया बच्चों, इम्प्योर, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कम है और CO2 ज्यादा है। इसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या वीनस ब्लड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यूजुअली जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वेन्स में ट्रेवल करता है, हमेशा नहीं। वेन्स और आर्टरीज को हम कभी भी ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड के बेसिस पे डिफाइन नहीं करते हैं, है ना। डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो के हिसाब से डिफाइन करते हैं, वो इस चैप्टर में ही आएगा, आगे आ जाएगा बच्चों, ब्लड वेसल्स में डिफरेंसेस देखेंगे। लेकिन यूजुअली क्या देखने को मिलता है कि भाई आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल करता है, इसीलिए हम जनरली जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको आर्टीरियल और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको वीनस ब्लड कह देते हैं। तो ये वीनस या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से हार्ट में आएगा, फिर वापस से सेम साइकिल चलती रहेगी। तो यहां पर बॉडी टिश्यूज को एक बार ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, एक बार ब्लड को फ्लो होने के लिए हार्ट के थ्रू एक ही बार क्रॉस होना पड़ रहा है, इसीलिए ये एक सिंगल सर्किट ही तो बन रहा है, यहां पर एक कंप्लीट लूप है बस, इसीलिए इसको हमने क्या बोला, सिंगल सर्किट सर्कुलेशन। एक ही सर्किट में जो ब्लड है वो हार्ट और टिश्यूज दोनों के थ्रू फ्लो हो जाता है। और यहां पर आप देख सकते हो, यहां पे ये वीनस ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आया और इसी को आगे हार्ट पंप कर रहा है। तो क्योंकि फिशेस के हार्ट के थ्रू ओनली डीऑक्सीजनेटेड यानी कि वीनस ब्लड फ्लो करता है, इसीलिए फिशेस के हार्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, वीनस हार्ट भी बोलते हैं। फिशेस का हार्ट क्या कहलाता है, वीनस हार्ट भी कहलाता है बच्चों, है ना। तो ये तो हुआ सिंगल सर्किट सर्कुलेशन। आगे बात समझ में, तो सिंस ओनली डीऑक्सीजनेटेड और वीनस ब्लड पासेस थ्रू हार्ट ऑफ फिशेस, सो देयर हार्ट इज आल्सो कॉल्ड एज वीनस हार्ट। ये पूछा जाता है कि फिशेस के हार्ट को हम वीनस हार्ट क्यों बोलते हैं। आई थिंक अब यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है, सिंगल सर्किट सर्कुलेशन भी प्रॉपर्ली अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या देखना है, क्रॉस सर्कुलेटरी सिस्टम में जो दूसरे टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, जो हमारे अंदर भी है बच्चों, वो है डबल सर्किट सर्कुलेशन। तो वर्टिब्रेट्स में जो 5 मेजर ग्रुप्स मैंने आपको बताए थे, फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मेमल्स। फिशेज को यदि छोड़ दिया जाए, जिनमें सिंगल सर्किट सर्कुलेशन मिलता है, तो बाकी चारों ग्रुप्स में आपको क्या मिलेगा बच्चों, डबल सर्किट सर्कुलेशन। डबल सर्किट सर्कुलेशन ऑलरेडी हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में पढ़ चुके हैं बच्चों। वहां पर ये डायग्राम अपन ने यूज किया था एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में, सेम डायग्राम में यहां पर यूज कर रहा हूं ताकि उसका रिवीजन भी हो जाएगा आपका। वहां पर हमने देखा था कि भाई जो हमारा ब्लड है वो एक सर्किट के थ्रू तो हमारे लंग्स के पास जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, और एक सर्किट के थ्रू हमारे टिश्यूज के पास जाता है फॉर द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, है ना। जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आप देख सकते हो कहां जा रहा है, हमारे टिश्यूज के पास जा रहा है, टिश्यूज को फिर वो ऑक्सीजन दे देगा, उसमें से CO2 ले लेगा, फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी वेन्स और इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आता है बच्चों। तो ये जो सर्किट है जो हमारे बॉडी सिस्टम्स तक ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा रहा है बच्चों, ये सर्किट क्या कहलाता है, सिस्टेमिक सर्किट। सिस्टेमिक सर्किट, है ना। दूसरा सर्किट कौन सा है बच्चों, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी इसको कहां लेकर जाएगी, हमारे लंग्स के पास, वहां पर ब्लड ऑक्सीजन ले लेगा, CO2 लंग्स को दे देगा। अब ये ब्लड कैसा हो गया बच्चों, ऑक्सीजनेटेड हो गया है, इसको फिर पल्मोनरी वेन्स कहां लेकर आएगी, लेफ्ट एट्रियम के पास। तो ये जो सर्किट है बच्चों, जहां से ब्लड लंग्स के पास जा रहा है फॉर ऑक्सीजनेशन, लंग्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पल्मोनरी, तो ये सर्किट कहलाता है पल्मोनरी सर्किट। तो आप यहां पर देख सकते हो 2 सर्किट हैं, इसीलिए इसको हमने क्या बोला, डबल सर्किट सर्कुलेशन। और एक बार टिश्यूज को प्योर ब्लड पहुंचाने के लिए ब्लड को 2 बार हार्ट के थ्रू क्रॉस होना पड़ रहा है बच्चों, एक तो यहां पर और एक यहां पर, आप देख सकते हो। एक बार तो ऑक्सीजनेटेड क्रॉस होगा जो बॉडी टिश्यूज के पास जाएगा थ्रू सिस्टेमिक सर्किट, और एक बार डीऑक्सीजनेटेड क्रॉस होगा जो पल्मोनरी सर्किट के थ्रू लंग्स के पास जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, दोनों सर्किट में आप देखोगे जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग हैं। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट चेंबर से होता हुआ लंग्स के पास जाता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट
चेंबर्स के थ्रू होता हुआ बॉडी टिश्यूज के पास जाता है। तो लेफ्ट चेंबर्स एक तरह से क्या कहलाते हैं बच्चों, सिस्टेमिक चेंबर्स, और जो राइट चेंबर्स हैं पल्मोनरी चेंबर्स भी कहलाते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। तो इसीलिए हमारा जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको हम डबल सर्किट सर्कुलेशन भी बोलते हैं बच्चों। ये जो प्रेशर चेंजेस हैं ये मैंने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पढ़ाए थे। जिन बच्चों को नहीं पता वो लेक्चर्स देख सकते हैं, ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल हैं बच्चों। ठीक है, अभी यहाँ पर इन प्रेशर चेंजेस को देखने की जरूरत नहीं है। तो डबल सर्किट सर्कुलेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू दी हार्ट, हार्ट के थ्रू 2 बार पास होता है टू सर्कुलेट वंस थ्रू दी बॉडी टिश्यूज। बॉडी टिश्यूज के थ्रू एक बार सर्कुलेट होने के लिए ब्लड को हार्ट के थ्रू 2 बार सर्कुलेट होना पड़ता है इन डबल सर्किट सर्कुलेशन। ठीक, अब यहां पर बच्चों मैंने एक बार जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं 5 ग्रुप्स की अभी हमने बात करी थी, ठीक है, उनके बारे में मैंने यहां पर बता दिया है कि भाई उनके अंदर कितने चेंबर्ड हार्ट हैं और कौन कौन सा सर्कुलेशन देखने को मिलता है। कितने चेंबर्ड हार्ट, या आप छठी क्लास से 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। फिशेज में 2 चेंबर्ड हार्ट होता है, अभी हमने देखा था, 1 एट्रियम 1 वेंट्रिकल, और सिंगल सर्किट सर्कुलेशन, एससीसी मींस सिंगल सर्किट सर्कुलेशन देखने को मिलता है। एम्फीबियंस में बच्चों यदि हम बात करें तो 3 चेंबर्ड हार्ट होता है, 2 एट्रिया होते हैं, लेकिन वेंट्रिकल एक ही होता है। क्योंकि इनमें एक ही वेंट्रिकल होता है तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट चेंबर में राइट एट्रियम में आएगा और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आएगा वो अल्टीमेटली वेंट्रिकल में आकर मिक्स हो जाएगा। तो यहां पर डबल सर्किट सर्कुलेशन होता तो है क्योंकि वेंट्रिकल के अंदर मिक्सिंग ऑफ प्योर एंड इम्प्योर ब्लड हो जाती है, क्योंकि वेंट्रिकल एक ही है, 2 अलग अलग वेंट्रिकल्स नहीं है। इस कारण से इसको हम कंप्लीट डबल सर्किट सर्कुलेशन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं बच्चों, इनकंप्लीट डबल सर्किट सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यदि मैं रेप्टाइल्स की बात करूं, सिर्फ क्रोकोडाइल्स को छोड़ के, एक्सेप्शन यहां पर होता है, उनमें कंप्लीट डबल सर्किट सर्कुलेशन मिलेगा। तो क्रोकोडाइल्स को छोड़कर जो बाकी रेप्टाइल्स होते हैं उनमें भी आपको 3 चेंबर हार्ट मिलेगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अगेन 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल। लेकिन प्रॉपर वे में यदि बोला जाए तो हम ज्यादातर स्टैंडर्ड किताबें क्या बोलती है कि 3.5 चेंबर हार्ट मिलता है। कारण जो एक वेंट्रिकल इनमें मिलता है बच्चों वो पार्शियली डिवाइडेड होता है। जैसे यदि इनके हार्ट की मैं बात करूं तो बच्चों आपको कुछ इस तरीके का हार्ट मिलेगा, 2 एट्रियम तो मिलेंगे, है ना, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, लेकिन जो वेंट्रिकल होता है उसमें भी इनकम्प्लीट पार्टीशन होता है, थ्रू एंड थ्रू पूरा नहीं होगा लेकिन इनकम्प्लीट पार्टीशन होगा। तो जो तीसरा चेंबर है वेंट्रिकल वो भी आधा तो डिवाइडेड है, इसी कारण से हम क्या बोल देते हैं 3.5 चेंबर हार्ट। तो यदि आपसे पूछा जाए कि रेप्टाइल्स का हार्ट कैसा होता है 3 और 3.5, यदि ऑप्शन में 3.5 है तो डेफिनेटली हम 3.5 करेंगे। 3.5 यदि ऑप्शन में नहीं है देन वी विल गो विद 3 चेंबर्ड हार्ट बच्चों, है ना। अब यहां पर भी राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, क्योंकि यहां पर भी वेंट्रिकल्स जो हैं कंप्लीटली सेपरेटेड नहीं है, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रॉपर कंप्लीट पार्टीशन नहीं है, तो यहां पर भी कुछ मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगी। और क्योंकि कुछ मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रही तो अगेन इसको हम कंप्लीट डबल सर्किट सर्कुलेशन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, इनकंप्लीट डबल सर्किट सर्कुलेशन बोलेंगे। लास्टली क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स जिनको हम एव्स भी बोलते हैं, और मेमल्स जिनको हम भी बिलोंग करते हैं बच्चों, इन सभी में आपको प्रॉपर 4 चेंबर्ड हार्ट मिलेगा, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, सब में प्रॉपर पार्टीशन होगा बच्चों, कंप्लीटली डिवाइडेड चेंबर्स हैं, यहाँ पर कोई मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होगी। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही ट्रेवल करेगा। इसीलिए हमारे सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर एक कंप्लीट डबल सर्किट सर्कुलेशन बोलते हैं बच्चों। आगे बात समझ में, तो ये हमारा आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। जितने भी दूसरे एनिमल्स उनके बारे में हमने बात कर ली है। अब अगले लेक्चर से पूरा फोकस हमारा सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पे रहेगा, जिसमें हम पहले ब्लड वास्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे फिर लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे बच्चों। ठीक, तो इसी तरह से जुड़े रहो, पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, डेफिनेटली आपका भी डॉक्टर बनने का ड्रीम मेरी तरफ बहुत 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 जल्दी पूरा होगा। इन्हीं ब्लेसिंग्स के साथ दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर फ्रॉम माय फ्रेंड मेंटर एंड मोटिवेटेड डॉक्टर अंशुमन साइनिंग ऑफ। थैंक यू।